अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है ब्यूटी डॉक्टर। मैं हूं आपकी मेज़बान आरिस और आज मैं आपके साथ मौजूद हूं इस सेट पर अपने साथ लेकर एक बहुत ही मोहतरम और हमारे बहुत ही दिल अजीज़ काबिल दोस्त डॉक्टर दाऊद काजी के साथ, जो कि कंसल्टेंट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और भी वो बहुत सारा डर्मेटोलॉजिस्ट है। बहुत कुछ आपको बताते हैं आपकी स्किन के बारे में। हमेशा से जैसे कि ये प्रोग्राम जो है आप देखते आ रहे हैं, इससे आप बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है डॉक्टर साहब के मशवरों से। आप कॉल करके कोई मशवरा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम है ये खूबसूरत ख़वातीन जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ीद खूबसूरत बनने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक मौका है आपके लिए। आप ये प्रोग्राम देखा कीजिए। और इसके अलावा ये है कि मर्द हजरात जो है वो अपना दिल छोटा मत कीजिए, आप भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं डॉक्टर साहब के मशवरे से। आप कॉल कर सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं अपने बारे में। हमारे टेलीफोन लाइन्स जो हैं वो खुल चुके हैं और अभी हम मिलते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आप हैं माशाल्लाह। और क्या आपका दिन, आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी थी मेरी तरफ से। सब देखने वालों को ईद मुबारक हो। उम्मीद है आपके रोज़े रमज़ान शरीफ और ईद अच्छी गुजरी होगी। जी, और इसके अलावा ये है कि डॉक्टर साहब लास्ट वीक जैसे कि आप सुमेरा के साथ प्रोग्राम कर रहे थे, आज तो सुमेरा जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम आप लोग बात कर रहे थे अबाउट डिटॉक्स के बारे में एंड यू सेड लास्ट टाइम कि वी विल कंटिन्यू दैट टॉपिक। तो मैं चाहती हूँ कि आप मज़ीद अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। जी, बहुत शुक्रिया आरिस। यहाँ पिछले हफ्ते हमने कंटिन्यू करने के लिए कहा था, कुछ चीज़ें हमने कहा था कि करेंगे। नाज़रीन, हम पहले 15, 20, 25 मिनट आपकी कॉल्स नहीं लेंगे ताकि मैं अपने टॉपिक थोड़ा सा, इसीलिए मैं पॉइंट्स बना के लाया हूँ ताकि हम इसको टोटली कवर कर सकें और बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सके। कुछ चीज़ों के बारे में यह है कि एक दोबारा मैं यहाँ पे तस्रीह कर दूँ कि आमतौर पे लोग मुझे सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड समझते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स मौसूल हुई हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि डॉक्टर साहब आप ब्यूटी के अलावा आप डॉक्टर भी हैं। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं न सिर्फ लेडीज़ का डॉक्टर हूँ और न सिर्फ ब्यूटी का हूँ, बल्कि आई एम अ क्वालिफाइड डॉक्टर। और मेरी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ऑप्स एंड गायनी और जनरल प्रैक्टिस में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। तो उस हवाले से आप कोई भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। आज का मौजू चूँकि आज मैं आपको चूँकि हम अपनी निज़ाम हाज़मे के बारे में पिछले दफ़ा हमने बात की थी कि हम अपने कॉलोन को उसके बारे में कुछ स्टेटिस्टिक्स बताई थी कि कोलोरेक्टल कैंसर और जो वहाँ के कैंसर हैं आपके गट के या निज़ाम हाज़मा के, उसकी कितनी हर आधे घंटे में एक बंदा यूके में फौत होता है सिर्फ इससे, और क्या क्या सिम्टम, वो हमने काफ़ी डिटेल से किया। आज मैं आपको इसकी एक कुछ और तरीके से बताना चाहूँगा। देखिए, जब रेटिंग की बात आती है हम कहते हैं कि बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ब्रेन का है। ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। अब ये जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है 1998 में प्रोफेसर गर्शॉन्ग ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम ये था द सेकंड ब्रेन। तो गट को जो जीआईटी है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या निज़ाम हाज़मा या कॉलोन या आप उसको कुछ भी कह लें, ये इट इज़ कॉल्ड द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। ये बड़ी हैरत की बात है, लेकिन इसको दूसरा ब्रेन कहा जाता है और ये द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ख़ास तौर पे डिटॉक्स के हवाले से। और हम जब कहते हैं कि टॉक्सिन्स वगैरह जो रीअब्जॉर्ब वगैरह होती है, उसका सारा मैकेनिज्म मैं कोशिश करूँगा थोड़े से वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूँ और कंटिन्यू कर सकूँ। अगर हम नहीं कर सके फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो 70%, 70% ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज़ इन आवर जीआईटी, इन आवर गट, इन आवर कॉलोन सिस्टम या हमारे निज़ाम हाज़मा में मौजूद है। अब इसको हम सेकंड ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है आपके बॉडी को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी टॉक्सिसिटी को और इन सब चीज़ों को वो करता है। अब अगर आप इसमें हवाला दें, सेकंड ब्रेन है लेकिन थॉट प्रोसेसेस, रिलीजन या कोई कॉन्शियस डिसीजंस वगैरह इसमें नहीं करता, लेकिन ये अपने तौर पे कहते हैं कि एक इंडिपेंडेंटली काम करता है। मज़े की बात यह कि साइंटिस्ट ने जब ये इस पे रिसर्च वगैरह कर रहे थे तो आपको हैरत होगी कि इस जीआईटी सिस्टम जो कि तकरीबन
9 मीटर्स होता है मुंह से लेके इसोफेगस से लेके नीचे आपके खारिज होने तक, ये तकरीबन 9 मीटर के करीब होता है। इसमें 100 मिलियन न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, 100 मिलियन न्यूरॉन्स। वो 100 मिलियन न्यूरॉन्स का नेटवर्क जो है, अब आप ये सोचिए कि दिमाग के बाद हम कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है या बैकबोन में जो नर्व्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 किस्म के नर्वस सिस्टम होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दिमाग कंट्रोल करता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे ऑर्गन्स वगैरह में होते हैं। आप यकीन माने कि 100 मिलियन न्यूरॉन का नेटवर्क न स्पाइनल कॉर्ड में है और ना ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो ये उनसे भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा सेकंड वो है। तो ये न सिर्फ अपने आप को गट जो है अपने आप को इंडिपेंडेंटली अपनी बिहेवियर को और अपने डाइजेशन और एक्सक्रीशन सिस्टम को इकट्ठे ऑन द साइड डील करता है। पहले लोगों का ये था कि सब कुछ दिमाग से होता है, लेकिन साइंटिस्ट उस वक्त शॉक में गए जब उन्होंने रिसर्च वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो 90% ऑफ द फाइबर्स इन द नर्वस सिस्टम है, 90% ऑफ द फाइबर्स इन द नर्वस सिस्टम, जो हमारी फाइबर है जो वैगल नर्व है जो कि कंट्रोल करती है गट वगैरह को, वो जो थे 2 किस्म के नर्व्स होते हैं। मैं बहुत साइंटिफिक उसमें नहीं जानता, आफ्रंट और एफ्रंट नर्व्स। तो उसमें ये था कि ज़्यादातर वहाँ से आपकी फीलिंग्स वगैरह लेके ब्रेन पहुँचाते हैं, न कि ब्रेन से जो है वो जाती हैं। इसका अपना एक रिफ्लेक्स सिस्टम है, इसका अपना एक सेंसरी सिस्टम है। तो ये ब्रेन से वहाँ पे मैसेजेस नहीं जाते, बल्कि 90% अपनी गट से मैसेजेस लेके ब्रेन पहुँचाता है। सही। तो इसलिए इसको कहा गया कि ये सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी है। अच्छा, कुछ जो इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन की वो ज़ाहिर है अच्छी वो नहीं होती, इस वजह से इसके काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने बहुत सारी ये चीज़ें देखी होगी, बाज़ औक़ात ये लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी में ख़ास तौर पे कहते हैं माई गट इंस्टिंक्ट्स आर दिस, मेरे फ़लाँ के बारे में मेरे गट इंस्टिंक्ट्स ये हैं। अब गट इंस्टिंक्ट्स का भी कॉन्सेप्ट वहीं से इस साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से होते रही कि लोग कहते हैं कि हमारी गट इंस्टिंक्ट्स ये हैं। वो ये है कि ब्रेन जिस तरीके से आपका बिहेव, एक ब्रेन के सेकेंड ब्रेन के बारे में, गट के बारे में, कि ये इतना इंटेलिजेंट ऑर्गन है कि ये इवन आपको गाइड करता है कि आपको क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है, क्या खानी चाहिए क्या नहीं। लेकिन मैं किसी और प्रोग्राम में, क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है और ये मेरा शौक भी है, लेकिन वो किसी और प्रोग्राम में मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। तो ये गट फीलिंग इसी से हुई कि आपकी गट फीलिंग होती है फला बंदे के बारे में कि अच्छा बंदा है, बुरा है, लालची है, या फला आप कहते हैं कि ये क्रूअल है। ये जो फैसले करते हैं गट इंस्टिंक्ट्स जिसको कहते हैं, वो आपकी टमी से होती है। मज़े की बात है कि फरवरी 2010 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वैंकूवर में, कनाडा में हुए थे, उसमें इन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी। उस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे, आपने ये भी सुना होगा कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बटरफ्लाई इन द टमी, वो बटरफ्लाई की तरह की फीलिंग होती है। आपका कोई एग्ज़ाम है, आप कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, आपके कुछ और है, या बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी एक्साइटमेंट होती है। ये ख़ास तौर पे उस वक्त हुई थी जब विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे और गोल्ड मेडल्स के लिए ये लोग कर रहे थे। तो उसमें काफ़ी इस पर ये पेपर लिखा गया था, उसमें ये बताई थी कि आपके बटरफ्लाई इन द स्टमक, तो उसको भी ब्रेन से रिलेटेड किया गया है। और ये कितना अच्छा बनाते हैं सेंटेंस को, किस तरह फॉर्म करते हैं। एक्साइटमेंट मीन्स आई एम फीलिंग बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, तो वो बिल्कुल एक, अगर आप उसको सोचें थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल उसके एग्जैक्ट सेम जाता है उसी तरह से। ये डॉक्टर गर्शॉन ने काफ़ी 1998 में बुक लिखी थी द सेकंड ब्रेन। तो ही इज़ बेसिकली अ गैस्ट्रो न्यूरोएंट्रोलॉजिस्ट, तो न्यूरो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। तो उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च वगैरह की थी। अब जो इसमें जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, इसकी 30 न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि किसी भी तरीके से जैसे ब्रेन में होती है, इसमें भी 30 न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। और जो हम इसको जो एंजाइटी और डिप्रेशन और इन चीज़ों से वो करते हैं, जो 95% ऑफ सेरोटोनिन है, 95% ऑफ द बॉडी सेरोटोनिन जो है वो बाउल में होती है। अब आप अगर जो डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो शायद समझते हो, जब आपको एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, वो उस पर भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है, किसी वक्त मैं आऊँगा कि उसका रोल क्या है। क्योंकि जो SSRI होते हैं, जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिलीज इनहिबिटर्स होते हैं,
وہ کام کرتے ہیں. تو اگر آپ سوچیں کہ وہ سیروٹونین 90% آپ کے گٹ میں ہوتی ہے, تو جو انٹائی ڈپریسنٹس ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے ختم کر لی یا سیروٹونین ریلیز کو وہ کرتے ہیں ری اپٹیک کو, تو آپ سوچیں کہ اس کا ایفیکٹ دماغ پہ کتنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کی ٹمی پہ کتنا ہوگا, کیونکہ آپ کے باؤل پہ کتنا ہوگا. یہ ایک بڑا ٹاپک ہے جو ہم کسی وقت انشاءاللہ ڈسکس کریں گے, یا جن لوگوں کے اس طرح کے پرابلم ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ہم ان کو ڈیٹیل میں سب کچھ بتائیں گے. تو یہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو یہ اب ویسٹ میں ایک نیا کانسیپٹ آیا باڈی ڈیٹاکس کا, یا کولون ڈیٹاکس یا کلینزنگ یا باڈی کلینزنگ کا ایک نیا کانسیپٹ. یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے. عرب میں, انڈیا میں اور چائنیز میڈیسن میں, یہ اینشنٹ عرب میں, اینشنٹ چائنیز اس میں میڈیسن میں یہ کیا جاتا تھا. یہ باڈی یہ کافی پرانا, thousands of years پرانا یہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ وہ کرتے تھے. تو اس کے دو پارٹس ہیں. ایک ہے اس کا فزیکل جو باڈی سے ریلیٹڈ ہے, دوسرا ہے ایموشنل یا مینٹل کلینزنگ. تو پہلے ہم فزیکل یا جو آپ کی باڈیلی کی کلینزنگ ہوتی ہے کہ کس طرح ہوتی ہے, مطلب ہم کئی طریقے سے پولوٹنٹس ہیں, فرض کریں ہم ہوا سے لیتے ہیں, سانس لیتے ہوئے ہم کھاتے ہیں, ہم جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے نظام ہاضمے کے لیے نہیں بنی. میرا مطلب یہ کہ یہی فروٹس ویجیٹیبلز, یہی کھانے میٹ وغیرہ تو ٹھیک ہے ہمارے لیے ہی بنے ہیں, میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ ہمارے دانت اور وہ جو سائنٹیفک, لیکن یہ چیزیں جس طریقے سے ہم ان کو پکاتے ہیں, جس طریقے سے خاص طور پہ ہماری ایشین خواتین یا ہمارے ایشین ریسٹورانٹس, یا اس میں جو کانسیپٹ ہے ہماری باڈی نہ اس کے لیے بنی ہے, نہ یہ چیزیں اس طرح پکانی چاہیے, اس سے اس کی ساری نیوٹریشنل ویلیوز وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس کی وجہ سے وہ بھی جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ذکر کیا کہ اگر ایون ہم میٹ وغیرہ لیتے ہیں یا اینیملز چیزیں وغیرہ لیتے ہیں, وہ اتنے پولوٹڈ ہیں, ان کو اگر وہ آرگینک نہ ہوں, اگر وہ ان میں آپ دیکھیں کہ ان کو اینٹی بایوٹکس دیے ہوتے ہیں, ان کی مختلف چیزیں دی ہوتی ہیں, ویکسینز وغیرہ دیتے ہیں ان کی, تاکہ وہ تندرست رہے یا وہ صحت مند رہے, تو وہ ہم انڈائریکٹلی لیتے ہیں. پھر اگر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو لے لیں, ان کے اوپر جو سپریز کیے ہوتے ہیں یا ان کے اوپر جو وہ جس طریقے سے وہ کی ہوتی ہے, انہوں نے میوٹیشن وغیرہ کی ہے تاکہ جلدی اور زیادہ دیں, اس کی وجہ سے وہ سارے ٹاکسنز, اور اس کے اوپر جو سپریز وغیرہ کرتے ہیں جب پراپرلی اس کو نہ دھویا جائے, نہ وہ کیا جائے, تو کئی طریقوں سے ہماری باڈی ٹاکسنز لیتی رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر ایک بات ہے کہ آپ جیسے بول رہے تھے کہ ہماری جو ایشین کمیونٹی ہے وہ جب کسی چیز کو ہم بناتے ہیں تو اس کی جو ساری اس میں جو لذت ہوتی ہے یا اس کا جو ریئل افیکٹ ہونا ہوتا ہے ہماری باڈی پہ, انٹرنل باڈی پہ, تو وہ نہیں ہوتا, بیکاز ہم لوگ اس کو بہت پکاتے ہیں اور ہم لوگ اس کو بناتے اس طرح جس طرح سے آپ بول رہے تھے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پر یہ چیز آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے کہ آپ بولتے ہیں کچھ میں ٹاکسنس ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا اس کو پکائیں گے اس میں وہ سب جو جرمز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پکانے سے جو ہیں وہ مر جاتی ہیں. یہ کس لحاظ تک ٹھیک ہے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ ہم یہ کانسیپٹ کافی پرانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیکیڈ اور 2 decades بیک یہ بہت زیادہ ان تھا آرگینک کی طرف جانا. ایون آپ اگر مرغی کے انڈے لے رہے ہیں, مرغیاں لے رہی تو آرگینک کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ آج کل بھی آپ کسی سپر سٹور میں کسی جگہ پہ چلے جائیں تو آپ کو کہیں گے کہ جی آرگینک ملک ہے, آرگینک فروٹس ہیں, آرگینک ویجیٹیبلس ہیں. تو وہ کانسیپٹ اس سے یہ تھا کہ ہم یہ جو کیمیکلز وغیرہ ان چیزوں سے جو بچیں, اور جو نیچرل ہو, جو ہمارے نیچرل زمین سے یا جو ورجن لینڈ سے ہو اس سے ہو. تو اس میں جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کی نمبر ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی اس کی نیوٹریشنل ویلیو کو ساری ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. جو اس میں وائٹامنز اینڈ منرلز ہوتے ہیں وہ بہت ایزیلی ڈسٹرائیبل ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بہت اگر آپ کریں بھی تو بہت ہلکی آنچ پہ بہت تھوڑی دیر کے لیے کریں, ورنہ آپ کے جتنے وائٹامنز اینڈ منرلز ہیں وہ ایک دم سے, ایون ایسی چیزیں جب وائٹامن سی وغیرہ دوسری چیزیں آپ لے لیں کہ یہ تو ایون ہوا کے ساتھ ایکسپوز کرنے سے بھی اس کی ویلیوز ختم ہوتی جاتی ہیں اور یہ اس کی ایفیکٹیونیس کم ہوتی ہے. تو یہ ساری ہم ختم کر دیتے ہیں. جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ بیکٹیریا وغیرہ کو مارنے کا, اس کا یہ طریقہ نہیں ہے
کہ آپ اس طریقے سے آپ اس کو سارے دن پکاتے رہیں اور اس کو بہت تیز آنچ پہ اس کو تلتے رہیں ان آئلز میں جو کہ ہیلتھی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی آئلز میں. تو یہ ایکسپوجر ٹو ایون میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ جو ہوموجنائزڈ اور پاسچرائزڈ ملک وغیرہ ہیں وہ کیوں نہیں ہیں اچھے، اور کیوں را ملک یا را ویجیٹیبلز یا را فوڈ کی طرف کیوں جانا چاہیے، ہم نے کافی تفصیل سے کیا تھا. اب یہ سمجھے کہ باڈی کو آپ ایک کار کے ساتھ موازنہ کریں، بالکل ایک کار کے انجن کی طرح. اب جب تک کار کا انجن اچھا نہیں ہوگا، اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال نہیں ہوگی، اس کے آئل وغیرہ سب کچھ دیکھ بھال نہیں ہوگی، تو وہ ایک ڈیڈ انجن ہوگا، وہ گاڑی نہیں چلے گی. اسی طریقے سے ہماری باڈی کا جو جی آئی ٹی سسٹم ہے، جو نظام ہاضمہ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ ایک تو ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، پھر ہم بناتے اچھا نہیں ہیں، جو ہم کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ لائف سٹائل ہمیں، وہ کوکنگ فوڈ سٹائل جو ہمارا ہے وہ ہمیں چینج کرنا ہوگا. تیسری بات یہ کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں، اب ہمارے فوڈ میں فائبر بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے. فائبر بیسیکلی کام کرتا ہے جب ہم انکریج کرتے ہیں کہ فائبر زیادہ جانا چاہیے. فائبر اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پائپ کو لے لیں، اب مثال ایک کیٹل کی لے لیں، ایک کیٹل میں جب آپ پانی ابالتے رہتے ہیں یا کسی دیگ وغیرہ میں آپ کھانا بناتے رہتے ہیں تو سائڈوں پہ جمتا رہتا ہے. اس کے اندر وہ اگر آپ اس کو کلین نہ کریں تو وہ آہستہ آہستہ جم کے بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو گٹ وال ہے، جب آپ فائبر لیتے ہیں تو فائبر اس کو برش کرتا ہے، اس کو صاف کرتا رہتا ہے. جو سائڈ پہ ٹائنی مائنی جو ریمننٹس رہ جاتے ہیں، جو فوڈ کی چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ وہاں پہ وال پہ، کیونکہ وال بالکل سیدھی نہیں ہوتی، اس کے اندر انگلیوں کی طرح کے پروجیکشن ہوتے ہیں، اسمال مائکرو ویلائی کہتے ہیں اس کو، چھوٹی چھوٹی پروجیکشنز ہوتی ہیں. اب ان کے درمیان میں ٹریپ ہوتا رہتا ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے. اس کو باڈی گیٹ ریڈ کرنے کے لیے میوکس وغیرہ سیکریٹ کرتی ہے، میوکس پلگ بننا شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے آپ کے وہ جو پڑا ہوتا ہے اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پیراسائٹس اٹیک کر لیتے ہیں. پیراسائٹ اس میں سے اور نیوٹریشن وغیرہ ساری لے لیتے ہیں. جب وہ پیراسائٹس اس میں سے نیوٹریشن لے لیتے ہیں تو وہ بچا کچھا جو رہ جاتا ہے، فضول چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ وہیں رہتی ہیں. تھوڑے عرصے بعد اس کے اوپر فنگس بھی آ جاتی ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ پیوٹریفیکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پیوٹریفائنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس میں پھپھوند لگنے شروع ہو جاتی ہے، اس میں سے وہ سڑاند ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو باڈی میں انفلیمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے گٹ میں. انفلیمیشن کی وجہ سے ایک الرجک ری ایکشن ہوتا ہے. الرجک ری ایکشن کو کمبیٹ کرنے کے لیے پھر ہسٹامین ریلیز ہوتی ہے، آپ کی اور زیادہ انفلیمیشن ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کے گٹ کے اوپر سٹریس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو ٹاکسنز ریلیز ہوتے ہیں وہ ٹاکسن وہیں پہ دوبارہ ری ابزارب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو گٹ ہوتی ہے اس کے لائننگ میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ سوراخ بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. ان سوراخ کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں ایک بڑا وہ ہے لیکی گٹ سنڈروم. اس میں لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو یہ ٹاکسنز ہیں، پیراسائٹس کی وہ ہیں، فنگس ہے، اور اس میں جو آپ کے اینٹی باڈیز وغیرہ ہیں، یہ جب دوبارہ ایبزارب ہوتی ہیں، پلس فوڈ پارٹیکلز یہ بلڈ سٹریم میں جاتی ہیں. یہ ایک بڑی تھیوری ہے اس کے پیچھے. جی ڈاکٹر صاحب، ہم ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں، اس حد تک مجھے یہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں کہ میری جو اسکول میں جو میں نے پڑھا تھا وہ ساری ڈائیگرامس میں سامنے آ گئی. ہم مزید بات کریں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर और हमारे साथ है डॉक्टर दाऊद काजी, जो आपको बताते हैं आपकी ब्यूटी एनहांस करने के लिए बहुत सारे तरीके बताते हैं। कॉल करने का भी तरीका है, आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने बारे में कुछ अगर आपको पूछना है तो। डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर एस्थेटिक हैं और इसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं, इसके अलावा कंसल्टेंट भी हैं, तो आप भी कंसल्ट कर सकते हैं उनसे अगर आपको कुछ जानना है तो। जी डॉक्टर साहब, हम जो ब्रेक से पहले आप जो नॉलेज हमें दे रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप उसको कंटिन्यू किए, आप हमें बताइए। इसमें यह है कि शायद इसमें यही है कि मैं पॉइंट्स भी अगर लिख के लाता हूँ तो उसमें कोशिश करता हूँ कि पहले 15-20 मिनट में कवर कर सकूँ, लेकिन शायद ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम इसको लीकी गट के बारे में हम पूरा, अब सिर्फ इतना याद रखिए कि आपकी बॉडी में जो मुख्तलिफ जैसे बेबी पैदा होता है तो हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं और बैड भी होते हैं, तो उसकी जो रेशो होती है हमारे अच्छा ना खाने की वजह से, हमारे टाइप ऑफ फूड की वजह से वो रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारे पास हमें जो लोग ज़्यादातर जो बॉडी डिटॉक्स वगैरह करते हैं, इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में सारे डिस्कस करूँगा, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, माइग्रेन के या फलां या हेडेक्स होंगी, फटीग होगा, थके हुए होंगे, या उनकी टमी एक्स होती हैं, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन को वेस्ट में एक नॉर्मल लिया गया है क्योंकि मेडिकल कंपनियां बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही हैं, अपनी चीज़ें बेच रही हैं फाइबर के लिए, फला तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो हम इस हवाले से तो अगर आप इसको देखें तो हमारी जो वो रेशो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लोग जो डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डाइटिंग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये वो 50 तरह की चीज़ें, एक्सरसाइजेज ये किया होगा। बाज़ लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाले हैं, उन्होंने ये कहा होगा कि जनाब हम डाइटिंग करते हैं, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग विल है, और दरमियान में उनके ऊपर ऐसे हो जाता है। इसको कहते हैं डाई ऑफ सिम्टम्स, डाई ऑफ इफ़ेक्ट्स। ये एक बड़ा टॉपिक है जो मैं नेक्स्ट टाइम करूँ। आप जब नहीं कंटिन्यू कर सकते तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप अपने आप ना डिप्रेस हों, ना इसके बारे में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में जाएं। ये एक कैंडिडा की, जो मैं आपको बताऊंगा, 3 किस्म की क्लेंजिंग, बग़ैर बॉडी क्लेंजिंग के, बग़ैर गट की क्लेंजिंग के आप वेट नहीं लूज़ कर सकते। दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप अपना वेट लूज़ करें। आपको अपना वेट लूज़ करने के लिए आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना होगा। बॉडी डिटॉक्स करने के लिए आपको यीस्ट, जो फंगस होता है, जो कैंडिडा की शक्ल में होता है, आपको उससे छुटकारा लेना होगा। जब बेबी पैदा होता है उसकी बॉडी में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं, तो जो हमें 3 चीज़ों की क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि आप पैरासिटिक, ये लोग भूल जाते हैं, डॉक्टर्स भी भूल जाते हैं कि पैरासिटिक क्लेंजिंग या डिटॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पैरासाइट, जो जरासीम हैं, उनको आप ख़त्म करें। दूसरी चीज़ ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो है फंगल इन्फेक्शन, यीस्ट इन्फेक्शन। आपकी जो यीस्ट बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से आपकी उसको क्लेंस करना, उसके बगैर आपकी कोई भी चीज़, ये सिम्टम्स मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में सारे बताऊंगा कि क्या होते हैं, लेकिन उसके बगैर आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो सकती। बॉडी डिटॉक्स नहीं हो सकती तो आप कामयाब नहीं हो सकते वज़न कम करने में या बेहतर और सेहतमंद होने में। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके हेल्थी या गुड बैक्टीरियाज हैं, आपने उनको दोबारा उसकी हेल्प करनी है कि आप उसको रीपॉपुलेट कर सकें, रीग्रो कर सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो दें। तो हमको इन तीनों चीज़ों की करनी होगी, और मैं आइंदा प्रोग्रामों में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है। सिर्फ ये है कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यीस्ट की, कैंडिडा। इसके बारे में मैं पूरा लेक्चर दूंगा, लेकिन एक सिंपल सा टेस्ट आज आपको मैं बता देता हूँ। आपको आज ही खुद ही बैठे बिठाए आप घर में बैठे हुए एक टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी बॉडी में कैंडिडा कितना है, या आपकी बॉडी में फंगस कितना है, या आपको कितना इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। सिंपल सी बात है, आप अपने सोने से पहले आप अपने सरहाने के पास एक साफ़ पानी का गिलास ले लें। साफ़ पानी का गिलास ले लें,
پانی بھر لیں، اس کے اندر رکھ دیں. صبح سویرے جب آپ اٹھیں تو آپ سمپل سا کریں کہ کچھ اور کیے بغیر آپ اپنے منہ میں جو سلائیوا